दूसरा बायोडायवर्सिटी का पैटर्न क्या है? स्पेसिस रिचनेस। स्पेसिस कहाँ पे ज्यादा पाई जाएगी, कहाँ पे रिच होगी? स्पेसिस वहां रिच होगी जहां उनको प्रोडक्टिविटी मिल रही है प्लस एरिया मिल रही है। बट इन लिमिट, ठीक है, एरिया के साथ में ये रिच तो होगी लेकिन एक लिमिट तक, एक लिमिट के बाद में वो उस एरिया में नहीं रिच होगी। जहां पे स्पेसीज बहुत ज्यादा स्टेबल होगी, वहां पे उनकी कम्युनिटी ज्यादा होगी, वहां पे स्पेसीज रिच होगी। अगर लेस जहां पे ये लेस होगी वहां पे वो कम्युनिटी स्टेबल नहीं होगी। क्यों स्टेबल नहीं होगी? क्योंकि उस कम्युनिटी को कोई भी चेंज कर सकता है, कोई भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर वहां पे स्पेसिस बहुत ज्यादा स्टेबल है तो उनको चेंज करना बहुत ही मुश्किल है, काफी टाइम लगेगा। उनको चेंज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो उस एरिया को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, या उस एरिया में जैसे फ्लड आती है वैसे फ्लड आ जाए तो पानी से बहकर सब दूसरी जगह पे चली जाए, या वो एरिया बिल्कुल पानी के अंदर डूब जाए, तो ही वो स्पेसीज नेचुरल डिजास्टर के द्वारा नष्ट हो सकती है। अदरवाइज अगर कहीं पे स्पेसीज बहुत ज्यादा है, वहां पे स्पेसीज अपने आप में इंडेंजर्ड नहीं होगी, एक्सटिंक्ट नहीं होगी, जब तक कि वहां पे कोई उसको ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं हो या उसका नेचुरल डिजास्टर नहीं हो।
लाइन, मतलब ये जो लाइन यहाँ पे दिख रही है ना लॉग लॉग स्केल, ये इसके अंदर कितना ज्यादा म्यूटेशन आता है, कितनी ज्यादा ये फ्लक्चुएट करती है, कितनी ज्यादा ये ऊपर नीचे होती है। तो ये नॉर्मली ये माना जाता है कि 0.2 होते हैं, लेकिन इसकी जो वैल्यू है वो 0.6 से लेके 1.5 तक वेरी करती है। एग्जाम्पल इसका अमेजियन रेन फॉरेस्ट है, जहां पे प्लांट एक्सेट्रा। बायोडाइवर्सिटी क्यों जरूरी है हमारे लिए? बायोडाइवर्सिटी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो नेचर को मेंटेन रखती है, उसको स्टेबल रखती है और उसको क्लीन रखने के लिए जरूरी है। ये जो दिया था ये किसने दिया था? जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। जो ये थ्योरी है स्पेसीज रिचनेस की, ये जर्मन नेचुरलिस्ट और ज्योग्राफर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी थी। इंपोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी।
इन्वायरमेंट को क्लीन करने के लिए, मेंटेनिंग इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए, नेचुरल बैलेंस करने के लिए, और प्लांट प्रोडक्टिविटी है, वाटर रिसाइकल है, इन सब को मेंटेन करने के लिए हमको बायोडायवर्सिटी की जरूरत पड़ती है। Conservation of biodiversity in situ, in situ और ex situ। in situ का मतलब स्पेसीज कंजर्व और maintained at their own natural habitat और condition। जहां स्पेसीज रह रही है वहीं पे रख के उनका कंजर्वेशन करना। एग्जाम्पल, नेशनल पार्क 90 centuries, 450 and biosphere 14। ex situ species conserve or maintained at different place of their natural habitat or outside of their house condition। botanical garden, zoological garden और wildlife park। इसी के अंदर क्रायो प्रिजर्वेशन, conservation of spores, gametes, at -273 degree temperature of
लिक्विड नाइट्रोजन गैस। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन of gametes seed culture plant tissue culture etc. प्रिजर्वेशन कैसे करते हैं हम? प्रिजर्वेशन या तो हम स्पीसीज को वहीं पे रखकर उसी को सेंचुरी बना दे या नेशनल पार्क बना दे और वहां पे ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं हो और कोई भी वहां पे फॉरेस्ट की कटिंग नहीं हो, तो उसको कहेंगे हम इन सीटू। एक्स सीटू में क्या हम स्पीसीज को वहां से कहीं और ले जाएंगे, किसी भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में या बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल गार्डन में, या फिर उसको उसके स्पोर्स को नाइट्रोजन गैस पर हम रखेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए, या इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट करवाएंगे, या सीड कल्चर करेंगे, या प्लांट कल्चर करेंगे। तो इस तरीके से एक्स सीटू होता है। अब हम देखते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कैसे होती है, उसके कॉज क्या है, क्यों वो लॉस में जा रही है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी लॉस क्यों हो रहा है बायोडाइवर्सिटी का? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अगर किसी को फूड नहीं मिल रहा, किसी को शेल्टर नहीं मिल रही, किसी को प्लांट प्रोडक्शन नहीं मिल रहा, किसी कहीं पे हमने जो भी फॉरेस्ट है उसको कट कर लिया है, कहीं पे हमने ग्रासलैंड बना दिए, कहीं पे कैटल से बहुत ज्यादा ग्रेजिंग कर ली है, तो इन सब चीजों की वजह से लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। कैसे लॉस होती है? या तो हम ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं फूड के लिए, या हम फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं कल्टीवेशन के लिए, किसी भी सोयाबीन के लिए या अदर क्रॉप्स,
या हम उसको कट कर रहे हैं फॉरेस्ट को इंडस्ट्रीज के लिए या बिल्डिंग्स के लिए, या हम उस फॉरेस्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रासलैंड में, किसके लिए? ताकि वहां पे कैटल्स अपना खाना खा सके, उस ग्रास को ग्रासिंग कर सके। या फिर हम फॉरेस्ट को क्या कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी पॉल्यूटेड केमिकल्स या पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूशन से रिगार्डिंग वेस्ट मटेरियल उसमें डाल रहे हैं, तो वो सारी चीजें क्या करेगी? बायोडाइवर्सिटी को इफेक्ट करेगी। लॉस्ट स्पीसीज या एक्सटिंक्ट स्पीसीज को क्या कहेंगे? ऐसी स्पीसीज जो कि कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है, किसी कारण की वजह से अब इस बायोस्फीयर में नहीं प्रेजेंट है। जो इस अर्थ पे अब नहीं प्रेजेंट है। डोडो,
बहुत सारी जो रेड बुक डाटा है उसके अंदर बहुत सारा डाटा है 2004 में कि बहुत सारी स्पीसीज, बर्ड की स्पीसीज, डोडो बर्ड एक्सेट्रा, बाली जवान टाइगर की स्पीसीज, जिम्नोस्पर्म्स की स्पीसीज, एंट की स्पीसीज 5000, इंसेक्ट्स की स्पीसीज और मैमल्स की, वर्टिब्रेट्स की, ट्री फ्रॉग्स, है ना, डायनासोर एक्सेट्रा, सी काउ एक्सेट्रा, ये सारी स्पीसीज जो है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है। अब इनके रीजन क्या हुआ? रीजन इनका या तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हुआ है फॉरेस्ट का, किसके लिए? फूड और शेल्टर के लिए, या इसका को एग्जिस्टेंट हुआ है। मतलब को एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? जैसे कोई स्पीसीज है जो किसी और पे डिपेंड करती थी, अगर उसका डिपेंडिंग एलिमेंट मर गया या डिपेंडिंग स्पीसीज मर गई तो वो स्पीसीज भी उसके बिना सर्वाइव नहीं कर पाई और उसकी डेथ हो गई। या फिर प्लांट प्रोडक्टिविटी, जैसे जैसे हमने फॉरेस्ट को कम किया प्लांट प्रोडक्टिविटी कम होती गई, जैसे जैसे प्लांट प्रोडक्टिविटी कम हुई तो शेल्टर भी कम हुए और फूड भी कम हुआ बर्ड्स के लिए, इंसेक्ट्स के लिए, तो वो स्पीसीज ऑटोमेटिक डिग्रेड होती गई या एक्सटिंक्ट होती गई।
प्लांट प्रोडक्शन कम होता है, फूड और शेल्टर कम होता है, वैसे वैसे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होता है। अब अगर प्लांट प्रोडक्शन कम हो गया, फूड और शेल्टर एनिमल्स के लिए, मैमल्स के लिए कम हो गया, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करेंगे। जितना भी प्लांट प्रोडक्शन हो रहा है उसको ज्यादा से ज्यादा लेने का काम करेंगे, ज्यादा से ज्यादा यूज करने का काम करेंगे। और ह्यूमंस क्या करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा अपने लिए यूज करने के लिए काम करेंगे, उसको इंडस्ट्रीज में कन्वर्ट करने के लिए काम करेंगे, केमिकल्स वहां से निकालने के लिए प्लांट पे डिपेंड रह जाएंगे, फूड के लिए उस प्लांट पे डिपेंड रहेंगे। तो जैसे जैसे इसका प्लांट प्रोडक्शन कम हो रहा है प्लस ओवर एक्सप्लॉयटेशन कम हो रहा है, तो उसके साथ साथ में क्या होगा, जैसे जैसे ओवर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ा तो वहां पे को एग्जिस्टेंस भी बढ़ेगा। जो स्पेसीज किसी और पे डिपेंड होकर सर्वाइव कर रही है, अगर उसका होस्ट ही मर जाएगा तो वो पैरासाइटिक जो स्पेसीज होगी उसकी भी डेथ हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि जैसे हम सुनते हैं कि आज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो उसके अंदर इतना फूड प्रोडक्शन नहीं हो रहा कि हमको हाइब्रिडाइजेशन करवाना पड़ रहा है, इतनी लैंड भी नहीं है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्रॉप कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम प्लांटेशन कर सकते हैं, इतना वाटर भी नहीं है, सफिशिएंट भी नहीं है, हमको आगे के लिए वाटर बचा के रखना, वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो गया, ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ये सारी चीजें किस लिए हो रही है, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसी साइकिल की वजह से हो रही है, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी डिस्टर्ब हो रही है। ह्यूमंस अपने नीड के लिए, अपनी ग्रीड के लिए ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा फ्लड आ रहे हैं। इस तरीके से जैसे जैसे फॉरेस्ट नष्ट हो रहे हैं तो हमको फूड मटेरियल भी कम हो रहा है और दूसरे एनिमल्स के लिए भी फूड मटेरियल और उनका शेल्टर कम हो रहा है। जैसे जैसे उनकी जो स्पीसीज है वो नष्ट होती जा रही है, लॉस्ट होती जा रही है, वैसे वैसे उनका जो रोल था एनवायरमेंट के लिए या इकोसिस्टम के लिए वो रोल कम होता जा रहा है। इसीलिए हमारी नेचर डिस्टर्ब होती जा रही है। तो उसको मेंटेन करने के लिए हमको प्लांट प्रोडक्टिविटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना पड़ेगा, और जो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है उनके बारे में उनको प्रिजर्व करना पड़ेगा, उनको कंजर्व करना पड़ेगा। वो इन सीटू तो पॉसिबल नहीं है, एक्स सीटू ही हो सकता है अधिकतर, जो कि भी को एग्जिस्टेंट वैरायटी है उनका। तो